गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने त्रिभुज नियम की बात की थी। हम यहाँ सदिशों को योग करने सीख रहे हैं। सदिशों के योग में जो सबसे पहले हमने बताया, ठीक है, उस ऑर्डर में हमने त्रिभुज नियम आपको बताया था। उसके बाद में समांतर चतुर्भुज नियम भी आएगा और एन बहुभुज नियम भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सदिशों का योग करना सीख रहे हैं। इसके अंतर्गत हम त्रिभुज नियम, फिर समांतर चतुर्भुज नियम और लास्ट में हम स्टडी करेंगे एन बहुभुज नियम। तो त्रिभुज नियम हमने बता दिया था। त्रिभुज नियम क्या था कि यदि त्रिभुज की दो भुजाएं, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं एक ही दिशा में दो सदिशों को व्यक्त करें तो त्रिभुज की तीसरी भुजा विपरीत दिशा में उन दोनों सदिशों के परिणामी सदिश को व्यक्त करती है। क्या कहा? यदि त्रिभुज की दो भुजाएं एक ही दिशा में दो सदिशों को व्यक्त करें तो त्रिभुज की तीसरी भुजा विपरीत दिशा में उनके परिणामी सदिश को व्यक्त करती है। हम ये कह सकते हैं कि स्मॉल आर इक्विवेलेंट क्या आएगा आपका, ठीक है, स्मॉल आर जो हमारे पास आने वाला है, सॉरी, जो इनका पी और क्यू तो कौन है, दो आपके क्या है, वेक्टर हैं, और आर उनका क्या है सर, परिणामी सदिश है। पी और क्यू कौन है, सदिश है, और ये आपका आर कौन है सर, आर इनका है परिणामी सदिश। आर इनका क्या है, आपका परिणामी सदिश है। और मैंने बताया था आपको कि ये यहां आर कितना आने वाला है सर, आर इक्विवेलेंट आता है P प्लस क्यू। P प्लस क्यू है आपका, ये है आपका आर इक्विवेलेंट P प्लस क्यू। हम ये कह रहे हैं कि यदि त्रिभुज की दो भुजाएं एक ही दिशा में, यदि त्रिभुज की दो भुजाएं एक ही दिशा में दो सदिशों को व्यक्त करें तो त्रिभुज की तीसरी भुजा विपरीत दिशा में उनके परिणामी सदिश को व्यक्त करती है। तो आर इक्विवेलेंट क्या होता है, P प्लस क्यू। तो ये तो था आपका त्रिभुज नियम। और फिर हमने ये यहां से हम परिणामी सदिश निकाल सकते हैं, पर आगे हमने इस परिणामी सदिश का परिमाण निकाला था और वो हम निकाल चुके थे। आर इक्विवेलेंट कितना आया था सर, P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2P कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, तो यहां तक हमने क्या डिस्कस किया हुआ है सर, यहां तक हमने इस परिणामी सदिश की वैल्यू भी त्रिभुज नियम से निकाल सकते हैं और इस परिणामी सदिश का परिमाण भी हमने फाइंड आउट कर लिया था। तो हमने यहां इन दोनों त्रिभुजों के दोनों सदिशों का परिणामी सदिश r का परिमाण फाइंड आउट कर लिया। अब हम देखना चाह रहे हैं कि सर ये जो परिणामी सदिश r है सर, उसकी दिशा किधर होगी, उसकी डायरेक्शन हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, उसकी डायरेक्शन हम देखना चाह रहे हैं। तो सर ये इसकी डायरेक्शन कहां पे होगी, तो सर डायरेक्शन देखो, ये इसकी डायरेक्शन है r, ये इसका r डायरेक्शन है। तो सर डायरेक्शन के लिए हमें अल्फा फाइंड आउट करना होगा कि सर ये इस बेस से P से 30 डिग्री पर है या 60 डिग्री पर है या 70 डिग्री पर है या 90 डिग्री पर होगा। तो सर हमें इस अल्फा को कैलकुलेट करना होगा। ये जो आपका एंगल अल्फा है सर, उसको हमें फाइंड आउट करना होगा। तो सर इसके लिए हम क्या निकालेंगे, tan ऑफ अल्फा निकालेंगे, tan ऑफ थीटा निकालेंगे। तो हम निकाल दें सर क्या, परिणामी सदिश की दिशा, परिणामी सदिश की दिशा। ओके, तो डायरेक्शन देखो आप कितना आएगा सर, डायरेक्शन के लिए हम लिखेंगे सर tan ऑफ अल्फा। क्या निकालना चाह रहे हैं आप सर, अल्फा निकालना चाह रहे हैं। एंगल अल्फा निकालोगे, 60 डिग्री है या 70 है या 80 है, उससे हम इस r की डायरेक्शन या दिशा का निर्धारण कर लेंगे। सर tan ऑफ अल्फा निकालना पड़ेगा और फिर यहां से हम अल्फा निकाल लेंगे। सर tan ऑफ अल्फा क्या होता है सर, हम जानते हैं LAL, लाल बटा चौका। तो सर इससे tan ऑफ थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार। tan थीटा क्या होता है सर, लंब बटा आधार होता है। तो सर यहां से आप देखो तो थीटा के सामने कौन होता है, लंब, तो NC तो क्या हुआ, लंब। और सर ये कौन आपका बेस आधार और ये कौन है सर, कर्व। तो tan थीटा क्या होगा सर, लंब बटा आधार। तो यहां हम लिखेंगे तो ये आएगा सर NC इक्विवेलेंट क्या आएगा, AN। NC इक्विवेलेंट AN आएगा, लंब बटा आधार। पर आप देखो इस AN के हम दो टुकड़े कर सकते हैं। ये जो आपका AN है सर, उसको हम लिख सकते हैं AB प्लस BN। इस AN को हम क्या लिख सकते हैं सर, AB प्लस BN। हम इसको ब्रेक करेंगे तो हम लिखेंगे सर tan ऑफ अल्फा हमारे पास कितना आएगा सर, ये आएगा NC अपॉन, ये आ जाएगा सर AB प्लस BN, AB प्लस BN। अब आप देखिए इसमें हमारे पास NC की वैल्यू भी है, हमारे पास BN की वैल्यू भी है और सर हमारे पास AB की वैल्यू भी। देखो AB की वैल्यू तो कितनी है सर, P। सर BN कितना है, Q cos थीटा। और सर ये NC कितना है, क्वेश्चन है। ये सारी वैल्यू हम लास्ट लेक्चर में निकाल चुके हैं। तो AB कौन है, P, BN कौन है, Q cos थीटा, और सर ये कौन है, Q sin थीटा। तो सारी वैल्यू से पुट करें
तो हमारे पास आएगा tan ऑफ अल्फा इक्वलेंट एनसी कितना है सर, एनसी है q साइन ऑफ थीटा। ओके, अपॉन में कौन है सर, ए बी। तो सर ए बी कौन है सर, ए बी है आपका p प्लस और सर bn कितना है सर, q cos ऑफ थीटा, q cos ऑफ थीटा। तो इस तरह से हमने tan ऑफ अल्फा निकाला। अब आप अल्फा चाहते हैं तो अल्फा इक्वलेंट कितना आएगा सर, ये आएगा tan इनवर्स q साइन ऑफ थीटा अपॉन में क्या आएगा सर, p प्लस q cos ऑफ थीटा। ओके, तो इस तरह से हम अल्फा फाइंड आउट किया हमने, और अल्फा के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं सर, इस अल्फा के अकॉर्डिंग हम इस परिणामी सदिश के परिमाण की गणना कर सकते हैं। इस परिणामी सदिश का परिमाण यहां से निकाल लेंगे, और अल्फा अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो सर यहां से उसकी दिशा या डायरेक्शन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने त्रिभुज नियम स्टडी किया कि त्रिभुज नियम क्या है, यदि त्रिभुज की दो भुजाएं एक ही दिशा में दो सदिशों को व्यक्त करें तो त्रिभुज की तीसरी भुजा विपरीत दिशा में उनके परिणामी सदिश को व्यक्त करेगा, और r इक्वलेंट p प्लस q से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। यह है मैथमेटिकल फॉर्म, और हमने थ्योरेटिकल बता दिया। इसके बाद में सर हमें अब इस परिणामी सदिश r का परिमाण फाइंड आउट करना था और इसकी दिशा फाइंड आउट करनी थी। तो परिणाम फाइंड आउट करने के लिए तो हमने बताया था ANC क्या था सर, एक समकोण त्रिभुज था, इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज की हमने, और हमने परिमाण फाइंड आउट कर लिया। और साथ में सर डायरेक्शन के लिए हमने क्या निकाला, अल्फा, tan ऑफ अल्फा लिखा और क्या निकाल लिया, अल्फा। तो हमने परिमाण भी फाइंड आउट कर चुके और दिशा भी हम निकाल चुके। अब इसके बाद में हमें क्या निकालना है, अब हम यहाँ पे कुछ स्पेशल केस स्टडी करेंगे। ये हमने परिमाण भी निकाल लिया और सर ये हमने दिशा भी निकाल, तो दिशा अल्फा कितना आ रहा है सर, ये आ रहा है tan इनवर्स, ये आ रहा है सर q साइन ऑफ थीटा अपॉन p प्लस q cos ऑफ थीटा, q साइन ऑफ थीटा अपॉन क्या है सर, ये आ रहा है p प्लस q cos ऑफ थीटा। ओके, ये है आपका, तो ये हमने इस तरह से निकाल लिया है। अब हम यहाँ पे स्पेशल केस स्टडी करेंगे। सर स्पेशल केस का क्या मीन है, यहाँ पे स्पेशल केस का मतलब ये है कि ये जो एंगल थीटा है आपका, ये जो आपका एंगल थीटा, सर थीटा कौन है, तो आप देखो एंगल थीटा आपका है, ये तो है आपका वेक्टर p, ओके, और ये है वेक्टर q। तो एंगल कौन है, ये थीटा कौन है सर, थीटा है वेक्टर p, सदिश p और सदिश q के बीच का एंगल है, मध्य का एंगल है। तो ये जो थीटा है सर ये अलग अलग हो सकता है, यहाँ सर थीटा 0 भी हो सकता है, थीटा 90 भी हो सकता है, थीटा 180 भी हो सकता है। ठीक है, ये जो थीटा है सर उसकी अलग अलग वैल्यू हो सकती है, यहाँ थीटा 0 भी हो सकता है, थीटा 90 भी हो सकता है और थीटा 180 भी हो सकता है। तो हम यहाँ अलग अलग एंगल ले रहे हैं। तो सबसे पहला केस हम ले रहे हैं केस फर्स्ट। केस फर्स्ट हमने क्या लिया सर, हमने कहा कि सर ये जो दोनों वेक्टर है, ये जो p और q है सर, अभी तो देखो सर अलग अलग डायरेक्शन में है सर, इसकी डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन ये है, और इनके बीच एंगल थीटा बन रहा है सर, ये इस डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन में। तो क्या दोनों वेक्टर p और q एक ही दिशा में नहीं हो सकते? तो हम इसमें केस ले रहे हैं कि अगर ये दोनों वेक्टर p और q एक ही दिशा में हो, अगर p और q एक ही दिशा में हो तो सर फिर परिणामी सदिश कैसे फाइंड आउट करेंगे, परिणामी सदिश का परिमाण कितना होगा और परिणामी सदिश की दिशा कहां पे होगी। तो हम पहला केस करने जा रहे हैं, क्या है, जबकि सदिश p और q एक ही दिशा में हो, जबकि सदिश p व q एक ही दिशा में हो, एक ही दिशा में हो। एक ही दिशा होने का क्या मीन हुआ सर, एक ही दिशा का मीन ये हुआ कि सर p भी इसी डायरेक्शन में, ये तो कौन है सर आपका p, ओके ठीक है, यहां से यहां तक ये कौन है, p है सर, a से b ये कौन था, p था। अब सर यहां से q बनाना है आपको, आप देखो सर ये q आपने ऐसे बनाया, यहाँ एक ही दिशा नहीं है सर, इसकी डायरेक्शन ये है, इसकी ये है, एक ही दिशा का मीन हुआ सर q भी इसी डायरेक्शन में होगा। तो सर ये हो गया कौन आपका q, तो ये है वेक्टर p और ये है वेक्टर q। क्या ये एक ही डायरेक्शन में आ गए क्या, और बताओ जब एक ही डायरेक्शन में आ गए तो यहाँ थीटा कितना हो गया, 0। देखो अभी तक हमने ऐसे डायग्राम बनाया कि सर ये कौन था आपका p था और सर ये कौन है आपका q है, तो सर बीच में एंगल कितना है, थीटा है, बीच में एंगल कितना है, थीटा। अब आपने कहा कि नहीं सर p और q तो एक ही डायरेक्शन में है, तो सर आप इसको इधर ड्रैग, सर q को आप इधर ड्रैग करके लाओ, ऐसे ड्रैग करते जाओ, तो ड्रैग करते जाओगे तो इस दिशा में लाओगे तो थीटा कम होते होते कितना हो जाएगा सर, 0। तो जब p और q एक ही दिशा में आएंगे तो थीटा कितना हो जाएगा, 0। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं।
सर देखिए, जैसे मान लो सर ये आपका P है और सर ये आपका Q है, ये P, ये कौन आपका P है और ये कौन आपका Q है। हमने कहा सर अभी दोनों के बीच एंगल कितना है, थीटा है। अब अगर सर एक ही दिशा में है दोनों, तो सर Q को आप इधर ड्रैग करें तो सर इधर लेकर आएंगे, ऐसे लेकर आएंगे। तो जब आप इसको इसी लाइन पर लेकर आ जाएंगे, इसी दिशा में लेकर आ जाओगे, तो सर थीटा रिड्यूस होकर कितना हो जाएगा सर, कम होते होते कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ P और Q एक ही दिशा में हो सकते हैं, तो थीटा 0 होगा। उसने कहा ये भी हो सकता है कि सर ये कौन आपका P है और सर ये कौन आपका Q है। तो सर दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर भी हो सकते हैं, एक P इधर और Q इसके लंबवत है। तो यहाँ थीटा कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। यहाँ थीटा कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो जब दोनों वेक्टर एक ही दिशा में आएंगे तो थीटा कितना होगा, 0। जब दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, लंबवत होंगे, तो थीटा कितना होगा, 90। ऐसा भी हो सकता है सर ये P इस दिशा में है आपका और सर Q आपके एंटी डायरेक्शन में, ये लो P तो इधर और Q इधर। तो बताइए इस बिटवीन इनके बीच का एंगल कितना होगा सर, 180 हो, कितना हुआ 180। तो ये तीन केस ही हमें स्टडी कर रहे हैं, अलग अलग एंगल हम ले रहे हैं। एक बार हमने लिया थीटा विल बी 0, थीटा का मान कितना लिया, 0। तो 0 होने का अर्थ क्या हुआ सर, P और Q एक ही दिशा में आना पड़ेगा। P और Q को एक ही दिशा में लेकर आओ, इधर लेकर आओ तो घटेगा कितना होगा, 0। सर इधर लेके आओगे तो थीटा बढ़ेगा कितना होगा, 90, और लेकर आओ तो कितना हो जाएगा, 180। तो आप देखो इस P और Q को आप एक ही दिशा में ले सकते हैं, आपस में लंबवत भी हो सकते हैं और आपस में एक दूसरे के विपरीत दिशा में भी हो सकते हैं। तो ये तीन केस ही करें। सबसे पहला केस थीटा बराबर 0, फिर थीटा होगा 90 और फिर थीटा होगा 180। यहाँ एक ही दिशा में है, यहाँ आपस में लंबवत है, और यहाँ तीसरा केस कौन सा, एक दूसरे के विपरीत दिशा में। तो पहला कौन सा करें, जब P और Q एक ही दिशा में हो। तो यहाँ एक ही दिशा का मीन क्या होगा, थीटा कितना होगा, 0। फिर सेकंड केस क्या होगा, लंबवत वाला, वहां थीटा कितना होगा, 90। फिर थर्ड केस क्या होगा, एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, तो वहां थीटा कितना होगा, 180। ठीक है, तो हम ये तीनों केस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, आपके ये तीनों केस कर रहे हैं। तो आप सबसे पहला केस हम यही कर रहे हैं कि सर थीटा विल बी 0 जब दोनों वेक्टर क्या है सर, एक ही दिशा में हो। तो सर उस केस में परिणामी सदिश का परिमाण कितना होगा। ठीक है, एक ही दिशा में है तो परिणामी सदिश का परिमाण कितना होगा। दूसरा, ठीक है, एक ही दिशा की बात कर रहे हैं आप, तो सर बताइए यहाँ परिणाम सदिश का परिमाण कितना होगा। तो बिल्कुल सर आप यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां से हम क्या निकालेंगे, परिमाण, और सर यहां से हम क्या निकालेंगे, दिशा। अब इसमें क्या पुट करना है सर, क्या चेंज करें सर, केवल एंगल थीटा चेंज कर रहे हैं। सर यहाँ इस केस में थीटा कितना है, 0 है सर। यहाँ इस केस में थीटा कितना है, 0 है। एक ही दिशा में है तो थीटा कितना होगा, 0। ठीक है, तो सर बताइए अब यहाँ पर आर कितना आने वाला है सर, आर इक्वलेंट कितना आएगा सर, ये आएगा रूट ऑफ दिस, कितना है सर, तो ये है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos ऑफ थीटा। क्या है सर, 2pq cos ऑफ थीटा होता है सर। बट हियर थीटा विल भी कितना है, 0 है सर। यहां तो थीटा कितना है, 0 है, तो आप 0 पुट करें तो आर इक्वलेंट कितना आएगा सर, ये आएगा रूट ऑफ दिस, कितना आएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इंटू में क्या आएगा, cos ऑफ 0, cos ऑफ 0। अब cos 0 की वैल्यू कितनी आती है, 1। cos 0 की वैल्यू कितनी आएगी, 1। तो सर r इक्विवेलेंट कितना आएगा सर, ये आएगा रूट ऑफ दिस p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos ऑफ 0 कितना होता है, 1। तो कुल मिलाके हमारे पास जो r आ रहा है सर वो कितना आया सर, वो आ गया रूट ऑफ दिस p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq। ठीक है, ये हमने निकाला। cos 0 कितना है, 1, तो कितना आएगा सर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। ओके, अब इसके बाद में आप देखो r कितना आएगा आपका सर, r इक्विवेलेंट हमारे पास कितना आएगा। अब आप देखो r को हम सर्च करते हैं तो देखिए क्या आएगा सर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो आप देखो अंदर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। देखो क्या है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq है, तो क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो ऐसे लिखा जा सकता है क्या सर, रूट तो है आपका, अंदर आप इसको लिख दे p प्लस क्यू का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करें यही आएगा, इसको सॉल्व करें यही आने वाला है। ठीक है, तो आप देखो ये कौन है, स्क्वायर, ये कौन है, रूट। तो अगर रूट निकालेंगे तो r इक्वलेंट कितना आएगा, p प्लस क्यू। तो सर यहां से एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमने फाइंड आउट किया, यहां से हमने एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट फाइंड आउट किया कि अगर ये जो दोनों वेक्टर p और q है, ये जो आपके दोनों वेक्टर p और q है, अगर एक ही दिशा में हो, क्या हो, एक ही दिशा में हो, तो सर जो परिणामी सदिश है, जो
परिणामी सदिश है सर उसका परिमाण दोनों सदिशों के परिमाण के योग के बराबर होता है। एक इंपॉर्टेंट नजर निकाला कि यदि त्रिभुज नियम की बात कर रहे हैं या कोई दो वेक्टर p और q है, अगर वो एक ही दिशा में है तो उनका जो परिणामी सदिश है, परिणामी सदिश का जो परिमाण है सर वो दोनों सदिशों के परिमाण के योग के बराबर होता है। ओके, जैसे आपने कहा कि p की वैल्यू कितनी है 4 है, q की वैल्यू कितनी है 3 है, p 4 है और q कितना है 3 है, तो सर r कितना आएगा सर 4 + 3 कितना आएगा 7। आप डायरेक्टली सम करके हम रिजल्टेंट परिणाम निकाल सकते हैं, पर कब, जब आपको पता होना चाहिए कि दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होने चाहिए। किसी एंगल थीटा पर तो आपको यही से निकालना पड़ेगा, ठीक है। इसी का इसमें केस करें थीटा विल बी 0, तो 0 वाला केस आ गया। अब सर यहां डायरेक्शन निकालिए, क्या निकालेंगे डायरेक्शन निकालिए। तो आप देखो डायरेक्शन अगर निकालोगे तो क्या आएगा सर, हमारे पता है दिशा निकालो सर, क्या निकालो दिशा। तो सर tan ऑफ अल्फा लिखेंगे सर, क्या लिखेंगे tan ऑफ अल्फा। बताइए tan ऑफ डायरेक्शन का सर ये रहा, कितना है सर q sin थीटा अपॉन p + q cos ऑफ थीटा, क्या है सर ये है आपका अल्फा निकालें डायरेक्ट आप, तो अल्फा इक्विवेलेंट कितना आएगा सर, अल्फा इक्विवेलेंट हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स, tan इनवर्स कितना आएगा सर, ये आएगा q sin ऑफ थीटा अपॉन में कौन है सर p + q cos ऑफ थीटा, बट हियर थीटा विल बी कितना है 0 है सर, यहाँ थीटा कितना 0, क्यों, क्योंकि तो दोनों वेक्टर एक ही दिशा में है। तो सर यहाँ वैल्यू पुट करो तो अल्फा इक्विवेलेंट कितना आएगा सर, ये आएगा tan इनवर्स और ये आएगा सर q इनटू sin ऑफ 0 अपॉन में क्या आएगा सर p + q इनटू में क्या आएगा सर cos ऑफ 0, क्या आएगा cos ऑफ 0। तो sin 0 कितना होता है 0, cos 0 कितना होता है 1। तो अगर हम इसका फाइंड आउट करेंगे तो अल्फा कितना आएगा सर, ये आ जाएगा tan इनवर्स, आप देखिए q इंटू साइन 0 क्या होगा सर, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है तो q इंटू 0 क्या है 0, 0 में किसी का वैल्यू कितना आएगा 0 ही आएगा, तो यहाँ आएगा tan इनवर्स 0, क्या आएगा tan इनवर्स 0। और आप देखो tan की ऐसी कौन से थीटा अल्फा का ऐसा कौन सा मान है जिसकी वैल्यू कितनी जाती है 0, तो हम जानते हैं tan 0 का मान कितना आता है 0 आता है, तो यहाँ अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी 0 आएगी, अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी 0 आएगी। तो देखो अल्फा की वैल्यू 0 आने का मीन क्या हुआ कि सर जो r है सर वो इस p और q की दिशा में ही आएगा। अल्फा अगर कितना है 30 तो सपोज करो सर इधर है, 60 है तो इधर होगा, 80 है तो इधर होगा, उसमें थीटा कितना है अल्फा कितना है 0, तो इसका मतलब ये जो r है सर वो इस p और q की दिशा में ही आएगा। तो आप देख रहे हैं कि हमने एक इंपॉर्टेंट नतीजा निकाला कि अगर दोनों वेक्टर एक ही दिशा में हो, मीन थीटा विल बी अगर 0 हो, तो सर जो परिणामी सदिश का परिमाण है सर वो दोनों सदिशों के परिमाण के योग के बराबर होगा, और उस केस में जो डायरेक्शन है सर जो अल्फा है 0 मिलेगा, अर्थात यहाँ जो परिणामी सदिश r है सर वो दोनों सदिशों की दिशा में ही प्राप्त होगा। जो डायरेक्शन किसकी है p की है, जो किसकी है q की है, r की भी डायरेक्शन वही होगी। और कैसे निकाले सर, r इक्विवेलेंट कितना आएगा p + q। ओके, तो ये पहला केस था कि जब दोनों सदिश एक ही दिशा में हो। अब देखो दोनों सदिश आपस में लंबवत भी हो सकते हैं, दोनों सदिश आपस में क्या है सर लंबवत हो सकते हो। सेकंड केस क्या है, जब दोनों सदिश परस्पर क्या हो लंबवत हो, दोनों सदिश परस्पर क्या हो लंबवत हो, तो लंबवत होने का अर्थ क्या होता है थीटा कितना आएगा 90। 3 केस करने हैं आपको, एक पहला केस आपने कर लिया थीटा विल बी 0 जब दोनों सदिश एक ही दिशा में हो, दूसरा सर थीटा विल बी 90, तो 90 मतलब ये क्या हुआ कि सर दोनों सदिश आपस में क्या होंगे परपेंडिकुलर होंगे, लंबवत होंगे, ठीक है। तो केस सेकंड क्या है सर, केस सेकंड है दोनों सदिश आपस में क्या है सर लंबवत है, तो उस केस में परिणामी सदिश का परिमाण कितना आएगा। दूसरा सर डायरेक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, तो सेकंड केस करिए, केस सेकंड देखिए क्या कह रहे हो, जबकि दोनों सदिश परस्पर क्या हो तो लंबवत हो, जबकि दोनों सदिश परस्पर लंबवत होने का क्या मीन हुआ सर, लंबवत होने का मतलब ये हुआ कि सर ये कौन है आपका वेक्टर p, ठीक है। और सर आप इसको यहां भी बना सकते हो, आप इसको ये भी बना सकते हो, ठीक है। आप इसको q को यहां बना दो सर लंबवत होगा, तो ये हुआ कि थीटा सर ऐसे है ये, तो ये p और ये q तो आपस में क्या हुआ ये लंबवत परपेंडिकुलर हो गया। तो आप सर ये लो, आप इसको ऐसे बना दे कि सर ये कौन है आपका q है, ठीक है। तो ये है p और ये है q, तो सर आपस में क्या है लंबवत है,
तो यहाँ थीटा कितना आएगा 90, यहाँ थीटा कितना आएगा 90। तो एक ही दिशा में थीटा 0 और लंबवत थीटा कितना आएगा 90। तो सर हम कह सकते हैं कि यहाँ थीटा विल भी कितना आएगा 90। तो अब के पहले क्या निकालो सर, फर्स्ट निकालेंगे परिमाण और दूसरा निकालेंगे सर क्या, डायरेक्शन, दिशा। इस केस में जो P और Q इसका परिमाण कितना आएगा तो उसकी डायरेक्शन क्या आएगी। तो देखो सर पहले निकाले परिमाण, नंबर 1 क्या निकाल रहे हैं सर, परिमाण निकाल रहे हैं। सर परिमाण R इक्विवेलेंट कितना होता है सर, हम बता दें सर आपने, ये होता है रूट ऑफ दिस, क्या होता है सर, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos ऑफ थीटा। बट हियर थीटा विल भी कितना है 90 है सर, तो थीटा 90 पुट करें तो सर हमारे पास R इक्विवेलेंट कितना आएगा सर, आएगा रूट ऑफ दिस कितना आएगा सर, ये आएगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ इनटू में क्या आएगा cos ऑफ 90। बट cos 90 कितना होता है सर, cos 90 होता है 0, cos 90 कितना होता है 0 होता है। तो कुल मिला के R इक्विवेलेंट कितना आएगा सर, ये R इक्विवेलेंट हमारे पास आ जाएगा रूट ऑफ दिस कितना आएगा सर, ये आ जाएगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस क्या आएगा सर 2PQ और इनटू में क्या है 0, cos 90 क्या है 0 होता है। तो सर ये 2PQ में क्या 0 में गया, तो हमारे पास R कितना आया सर, ये आया रूट ऑफ दिस P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। तो ये होता है परिणामी सदिश का परिमाण। ठीक है, कब, जब दोनों वेक्टर, दोनों सदिश आपस में क्या हो, लंबवत हो। एक ही दिशा में, तो क्या देखें सर, एक ही दिशा में होगा तो परिणामी सदिश दोनों सदिशों के परिमाण के योग के बराबर होता है और परिणामी सदिश की दिशा P और Q जो सदिश है उनकी दिशा में ही प्राप्त होती है। पर आप देखो अगर दोनों लंबवत हो तो सर लंबवत में थीटा 90 हो जाएगा और सर यहाँ पे रिजल्टेंट हमारे पास आएगा रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर का रूट करना पड़ेगा। ठीक है, अब सर अगर दिशा निकाले तो सर डायरेक्शन निकाले, दिशा सर अल्फा निकालो, तो अल्फा कितना है सर, ये है tan इनवर्स कितना है सर Q साइन ऑफ थीटा अपॉन कौन है सर, सर P प्लस Q cos ऑफ थीटा। ओके, बट हियर यहाँ थीटा कितना है सर, यहाँ थीटा 90 है तो वैल्यू पुट करें तो अल्फा कितना आएगा सर, अल्फा आएगा tan इनवर्स कितना आएगा सर Q साइन ऑफ 90, Q इनटू में क्या है सर साइन ऑफ 90 है। ठीक है, साइन 90 अपॉन में कौन है सर, सर अपॉन में है P प्लस Q और इनटू में कौन है सर cos ऑफ 90, cos ऑफ 90 है। बट हम जानते हैं साइन 90 कितना होता है 1 और cos 90 क्या होता है 0, तो दोनों की वैल्यू पुट करें तो अल्फा इक्विवेलेंट क्या आएगा सर tan इनवर्स और क्या आएगा सर Q इनटू में 1 और अपॉन में क्या आएगा सर P आएगा। तो कुल मिला के अल्फा कितना आएगा सर tan इनवर्स Q अपॉन P। तो ये आपका सेकंड केस किया हमने कि अगर दोनों वेक्टर आपस में क्या है परपेंडिकुलर है, दोनों वेक्टर आपस में क्या है परपेंडिकुलर है, तो उस केस में जो परिणामी सदिश का परिमाण है सर वो तो रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर से निकालेंगे और सर उस केस में डायरेक्शन क्या होगी सर Q अपॉन P कितना होगा, डायरेक्शन किस पे डिपेंड करेगी Q और P के परिमाण पर। ठीक है, अलग अलग परिमाण के वेक्टर्स लोगे तो उनकी डायरेक्शन भी क्या मिलेगी, अलग अलग मिलेगी। तो ये आपका केस सेकंड था, तो हमने दो केस कर ली, जब एक ही दिशा में हो तो कर लिया और जब आपस में परपेंडिकुलर है तो हमने कर लिया। ठीक है, अब थर्ड केस क्या है इसका, थर्ड केस ये है कि जब दोनों वेक्टर, ये जो आपके दोनों वेक्टर हैं सर वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो, तो सर एक ही दिशा का मीन क्या हुआ थीटा बराबर 0, लंबवत का मतलब क्या हुआ थीटा बराबर 90। उसने कहा एक दूसरे के विपरीत दिशा में है तो वहां थीटा कितना होगा 180। तो कुल मिला के हमें फॉर्मूले यही यूज करने हैं, यहां बस हम केवल क्या कर रहे हैं कि थीटा की वैल्यू पुट कर रहे हैं। थीटा बराबर 0 पुट किया तो पहला केस हो गया, थीटा 90 पुट किया तो सेकंड केस हो गया, थीटा 180 पुट करो तो थर्ड केस हो गया। तो जो हम कर रहे हैं ये तो मैथमेटिक्स है, केवल आप सिंपल ध्यान रखेंगे सर हम यहाँ क्या कर रहे हैं सर थीटा की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट ले रहे हैं, एक बार थीटा 0 ले लिया, एक बार थीटा 90 ले लिया। लास्ट केस में क्या लेने जा रहे हैं सर थीटा कितना लेंगे 180, थीटा कितना लेंगे 180। तो थर्ड केस देखिए, तीसरा केस क्या है, तीसरा केस है जबकि दोनों सदिश परस्पर क्या हो विपरीत दिशा में हो, जबकि दोनों सदिश परस्पर क्या हो सर विपरीत दिशा में हो, तो उस केस में क्या होगा। जबकि दोनों से परस्पर क्या हो विपरीत दिशा में हो, विपरीत दिशा में हो,
ओके, विपरीत दिशा का क्या मीन हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सर अगर P इस डायरेक्शन में है, सर ये है P की डायरेक्शन, ओके, तो सर Q किधर होगा, सर इसके विपरीत एंटी डायरेक्शन, ये होगा सर Q की डायरेक्शन, ये है सर P और Q इसके क्या होगा, एंटी डायरेक्शन में, विपरीत डायरेक्शन में होगा। तो सर यहां जो एंगल होगा ये सर थीटा कितना हो जाएगा सर 180 हो जाएगा। तो ये तीसरा केस है, एक ही दिशा में थीटा 0, लंबवत में थीटा 90, और सर आप बोलो सर परस्पर विपरीत दिशा है तो सर यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा, तो यहाँ थीटा हो जाएगा 180, कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा सर, ठीक है। तो अब आप यहां से करिए, सर यहाँ पे क्या निकालना है सर, रिजल्टेंट परिणाम से तो परिमाण निकालेंगे, डायरेक्शन भी निकालेंगे, तो पहले निकालना है परिमाण, पहले क्या निकालेंगे परिमाण। सर कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल सर, थीटा की वैल्यू पुट करो, एक बार 0 तो 0 वाला केस 90, अब 180, तो R इक्विवेलेंट कितना है सर, ये है रूट ऑफ दिस p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos ऑफ थीटा, बट हियर थीटा यहाँ पे कितना है सर, यहाँ थीटा 180 है, तो यहाँ थीटा 180 पुट करें, तो कुल मिला के हमारे पास आज कितना आने वाला है सर, ये आएगा रूट ऑफ दिस p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq और इनटू में कितना है सर cos ऑफ 180, cos ऑफ 180। अब cos 180 कितना होता है सर, -1 होता है, हम ये वैल्यू ध्यान रखें, cos 0 1 होता है, cos 90 0 होता है, सॉरी cos 0 1 होता है, cos 90 0 होता है, cos 180 क्या होता है सर -1 होता है। तो सर अब हमारे पास R इक्विवेलेंट कितना है सर, ये आएगा रूट ऑफ दिस p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq और इनटू में कितना है सर -1। तो देखो हमारे पास रिजल्टेंट कितना आया सर, ये आया R इक्विवेलेंट आया रूट ऑफ दिस, कितना आ रहा है सर, ये आ रहा है p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस 2pq, ठीक है। R कितना आया, तो ये R हमारे पास आ गया रूट ऑफ दिस p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस 2pq, ओके। नाउ अब इसके बाद देखिए आप क्या करना है सर, इसका गौर करें सर, यहाँ पे क्या सर कुछ नहीं, यहाँ देखो ये कौन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy के फॉर्म में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, तो हम इसको कैसे राइट डाउन कर सकते, इसको लिख सकते हैं हम लोग रूट ऑफ दिस, ऐसे लिख दो x सॉरी x की जगह क्या आएगा p, तो p माइनस q का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करें यही आने वाला है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ठीक है। तो ये क्या है p माइनस q का होल स्क्वायर, इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो यही आने वाला है। और देखो अभी क्या है रूट और ये कौन है स्क्वायर, तो आप रूट निकालें तो R इक्विवेलेंट कितना आएगा, तो ये आएगा p माइनस q। तो देखो यहां से भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमें मिला, क्या कि अगर दोनों सदिश, ये जो आपका p और q है, ये जो आपका p और q है, अगर दोनों सदिश एक दूसरे के क्या है विपरीत दिशा में है, अगर एक दूसरे के क्या है विपरीत दिशा में है, तो जो सर परिणामी सदिश का परिमाण है, परिणामी सदिश का जो परिमाण है सर वो दोनों सदिशों के परिमाण के अंतर के बराबर होगा, दोनों सदिशों के परिमाण के अंतर के बराबर होगा। तो देखो हम ये रिजल्ट क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें रिजल्ट डायरेक्ट ध्यान रखने होंगे, ठीक है। हमें पता होना चाहिए कि जब देखो दो रिजल्ट निकाले हमने अभी भी, क्या कि सर अगर दोनों वेक्टर एक ही दिशा में हो, थीटा अगर 0 हो, तो सर वहां परिणाम सदिश क्या करेंगे सर, जोड़ के निकालेंगे, हो गया ना सर पहला। और अगर दोनों सदिश विपरीत दिशा में हो तो सर परिणाम सदिश कैसे निकालेंगे सर, दोनों का डिफरेंस करके निकालेंगे। तो ये रिजल्ट डायरेक्ट आपको ध्यान होनी चाहिए, अगर हमें डायरेक्ट ध्यान है तो हमें इस फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट इसको जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रॉब्लम्स आती है, उसमें डायरेक्ट आप रिजल्ट दे सकते हो कि सर अगर एक ही डायरेक्शन है तो सम करके निकालते हैं, और अगर एंटी डायरेक्शन है, विपरीत दिशा है, तो सर घटा के निकालो, डिफरेंस करके निकालो, ठीक है। जैसे हमने कहा वेक्टर p कितना है 5 है, वेक्टर q कितना है 3 है, तो सर रिजल्टेंट निकालो इसका। तो रिजल्टेंट कैसे निकालें सर, कौन सा केस है, थीटा उसने कहा 0 है, एक ही दिशा है, तो जोड़ के निकाल दो, कितना आएगा 5 प्लस 3 कितना आएगा 8। उसने कहा विपरीत दिशा है तो घटा के निकाल दो, 5 माइनस 3 कितना आएगा 2, 5 माइनस 3 कितना आएगा, सॉरी 5 माइनस 3 कितना आएगा 2, सही है, ओके। 5 माइनस 3 कितना आएगा 2। तो आप देख रहे हैं इजी वे कर पा रहे हैं, हम लोग आसानी से कर पा रहे हैं, जब अगर आपको रिजल्ट ध्यान में रहेंगे तो, कि अगर दोनों सदिश एक ही दिशा में है तो परिणामी सदिश दोनों सदिशों के परिमाण के योग के बराबर होता है, ये रिजल्ट आपको ध्यान होना चाहिए। और यहाँ पे परिणामी सदिश की दिशा वही होगी जो p और q की होगी। इसके बाद में सर अगर दोनों सदिश एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, विपरीत दिशा में है, तो परिणामी सदिश दोनों सदिशों के परिमाण के अंतर के बराबर होगा। सब यहाँ पे दिशा क्या होगी सर, दिशा परिमाण तो निकाल, दिशा क्या होगी, तो दिशा भी फाइंड आउट करो सर, यहाँ से हम दिशा निकाल सकते हैं, तो आप निकाले दिशा,
क्या निकाले सर, दिशा निकालिए। अब देखो दिशा निकाली तो सर वापस से क्या निकालना सर, अल्फा निकालना है। क्या निकालना है, अल्फा। तो डायरेक्शन निकाल सर, अल्फा इक्वलेंट कितना है सर, ये है tan इनवर्स। tan कितना है सर, q sin थीटा अपॉन p प्लस q cos ऑफ थीटा। कितना है, q sin थीटा, q sin ऑफ थीटा अपॉन में कौन है सर, ये है p प्लस q cos ऑफ थीटा। यही है आपका, ठीक है। तो अब आप यहां से देखिए, तो अल्फा कितना आने वाला है सर, ये आएगा tan इनवर्स q sin थीटा। थीटा कितना है सर यहाँ पे 180, तो आएगा सर q इंटू साइन ऑफ 180 अपॉन में कौन है सर, p प्लस q इंटू में क्या आएगा सर, cos ऑफ 180। ओके, बट भी नो जानते हैं सर cos 180 तो -1 होता है, पर sin 180 कितना होता है, sin 180 होता है 0। और अगर ये 0 है तो q किससे मल्टीप्लाई हुआ, 0 से। 0 में इसका डिवाइड करें तो भी क्या आएगा, 0 आएगा। तो कुल मिला के अल्फा इक्विवेलेंट क्या आएगा सर, tan इनवर्स 0। tan इनवर्स 0। तो यहां से हम कह सकते हैं कि सर अल्फा कितना आने वाला है, 0। अल्फा कितना आने वाला है, 0। तो कुल मिला के यहां पर भी हम कह सकते हैं कि जो रिजल्टेंट है, परिणामी सदिश का परिमाण है सर, वो परिणामी सदिश का जो परिमाण है सर वो कहां पे होगा, उसकी दिशा किधर होगी सर, उसकी दिशा वही होगी जो p और q की है, जो p और q की है। पर देखो यहाँ पे ये भी ध्यान रखना कि सर ये जो अल्फा है सर वो 0 भी हो सकता है, और सर ये 180 भी हो सकता है। ये क्या हो सकता है, 180 भी हो सकता है। अगर p ग्रेटर है किससे, q से, तो थीटा 0 होगा। लेकिन अगर q ग्रेटर है p से, तो यहाँ अल्फा कितना आएगा, 180। कितना आएगा, 180। तो ये दोनों ही ध्यान रखना कि थीटा बराबर यहाँ अल्फा की वैल्यू यहाँ 0 भी हो सकती है और 180 भी हो सकती है। डिपेंड किस पे करेगा सर, डिपेंड करेगा कि जो p और q जो दो वेक्टर हम ले रहे हैं सर उसमें कौन पावरफुल है। अगर p ज्यादा पावरफुल है q से तो अल्फा कितना होगा, 0। पर अगर q ज्यादा पावरफुल है तो उस केस में अल्फा कितना होगा, 180। तो इस तरह से हमने एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपके सामने किया कि सदिशों का योग करना सीख रहे हैं। और इसमें सर हमने क्या किया सर, इसमें हमने सबसे पहले त्रिभुज नियम सीखा। क्या सीखा, त्रिभुज नियम। की त्रिभुज नियम से हम परिणाम सदिश कैसे निकाल सकते हैं, बहुत सिंपल है। त्रिभुज की दो भुजाएं एक ही दिशा में दो सदिशों को व्यक्त करें तो त्रिभुज की तीसरी भुजा विपरीत दिशा में उनके परिणामी सदिश को व्यक्त करती है। ओके, और ये इसका परिमाण होता है और ये इसकी दिशा होती है। फिर हम इसमें हमने 3 केस कर लिए कि अगर दोनों सदिश एक ही दिशा में है तो परिणामी सदिश का परिमाण क्या करते हैं, जोड़ के निकालते हैं। विपरीत दिशा है तो सर घटा के निकालते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट रन करना है आपको। एक ही दिशा है तो जोड़ के निकालें, विपरीत दिशा है तो घटा के निकालें। और सर किसी को थीटा पर है या 90 पे तो बता दें सर 90 पे तो कितना होता है, रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। तो हमने केस कर लिया। तो पहला हमने त्रिभुज नियम सीख लिया है। पर ऐसा नहीं कि हम त्रिभुज नियम से ही सदिशों का परिणाम सदिश निकालेंगे सर, उसके अलावा 2 और नियम है। सेकंड नियम है समांतर चतुर्भुज नियम और थर्ड नियम है n बहुभुज नियम। तो अब उनको भी हम स्टडी करना चाहेंगे। तो अब सेकंड नियम पे आते हैं, वो क्या है आपका, समांतर चतुर्भुज नियम। ठीक है, कौन सा नियम कर रहे हैं सर, समांतर चतुर्भुज नियम कर रहे हैं। देखिए, जो हमारे नेक्स्ट 2 नियम है वो एक तो है समांतर चतुर्भुज का नियम। सेकंड नियम क्या है, समांतर चतुर्भुज का नियम। समांतर चतुर्भुज का नियम। और जो सेकंड हम सीखेंगे, थर्ड इसमें जो नियम सीखेंगे सर वो है n बहुभुज का नियम। क्या है सर, n नियम, n बहुभुज का नियम। ठीक है, देखिए क्या है ये दोनों नियम भी इजी है, आप आसानी से कर सकते हैं। सर समांतर चतुर्भुज का नियम क्या कहता है
कि सर हमें चतुर्भुज बनाना, सर ये आपका चतुर्भुज होता है सर, हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज ये होता है सर आपका इस तरह से, ठीक है। ये कौन है P, ये Q, R और S, ओके। तो सर ये P और Q ये समांतर भुजाएं होती है सर, ये दोनों आपस में क्या होती है, समांतर भुजाएं होती है, ठीक है। और इसकी लेंथ सर इसके बराबर होती है, इसकी लेंथ सर इसके बराबर होती है, ओके। तो हमने कहा सर समांतर चतुर्भुज क्या कहना चाह रहा है कि सर वो ये कहना चाहता है कि अगर हम किन्हीं दो वेक्टर, कोई P और Q है, मान लो ये ABCD है आपका, तो ये कौन आपका A है, ये कौन है B है, ये कौन है C और ये कौन है D है। तो उसने कहा कि अगर समांतर क्या कहता है कि यदि त्रिभुज समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाओं को लेना है, क्या लेना है, जैसे आपने एक भुजा ये ले ली तो सर इसकी आसन भुजा ये हो, ठीक है। तो एक भुजा ये है और एक भुजा आपकी ये है, तो दो आसन भुजाएं लो जो एक जिनका कटान बिंदु एक ही हो, जो एक ही कटान बिंदु से पारित होना चाहिए, ठीक है। तो क्या कहा सर, हमें क्या करना है कि अगर समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाएं दो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करें, क्या करें, दो वेक्टर्स को, जैसे मानो ये है वेक्टर आपका P, ठीक है, और ये है वेक्टर Q, बना दिया आपने। तो ये समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाएं हैं, ये क्या कर रही है सर, सर ये दो वेक्टर्स को प्रदर्शित कर रही है, ये है वेक्टर P और सर ये है वेक्टर Q। तो सर इनका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, इनका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, तो सिंपल है, आप देखो ये कौन है आपका Q है, तो सर ये भी कौन होगा Q, ये भी कौन होगा Q, ये भी कौन होगा Q। तो सर ये हाल आपका P है, ये कौन आपका Q है। तो सर इनका रिजल्टेंट कौन होता है सर, इस समांतर चतुर्भुज के लिए आप विकर्ण तैयार करें, समांतर चतुर्भुज के लिए क्या करें, एक विकर्ण तैयार करें, ठीक है। कौन सा सर विकर्ण, तो ये भी होता है सर, विकर्ण तो ये भी होता है सर, कौन सा लेना है, तो हमें विकर्ण वो लेना है जो दोनों वेक्टर के कटान बिंदु से पारित हो, ये वाला विकर्ण नहीं लेना, ठीक है। वो विकर्ण ले जो वेक्टर Q और वेक्टर P के कटान बिंदु से पारित हो। देखो ये है वेक्टर P और Q का कटान बिंदु, ओके, यहां दोनों काट रहे कटान बिंदु। तो सर इस कटान बिंदु से पारित जो विकर्ण है सर वो किसको रिप्रेजेंट करता है, सर इस वेक्टर P और इस वेक्टर Q, सदिश P और Q के परिणामी सदिश को व्यक्त करता है। क्या कहा कि सर अगर समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाएं, ये है P और ये है Q, दो आसन भुजाएं ये आपकी, अगर ये दो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करें, यदि ये दो सदिशों को व्यक्त करें, तो जो समांतर चतुर्भुज है उसका वो विकर्ण, समांतर चतुर्भुज का वो विकर्ण जो इन दोनों सदिशों के कटान बिंदु से पारित होता है, जो इन दोनों सदिशों के कटान बिंदु से पारित होता है सर, वो उन दोनों सदिशों के परिणामी सदिश को व्यक्त करता है। और आप देखें थोड़ा अगर डेप्थ तक गौर करेंगे ना बेटा, तो आप ये त्रिभुज नियम का ही सप्लीमेंट है, त्रिभुज नियम तो यही तो है, ये कौन है P, ये कौन है Q, सर ये दोनों एक ही दिशा में है, ये दोनों क्या एक ही दिशा में है। तो सर जो त्रिभुज की तीसरी भुजा है सर, ये थर्ड कंपोनेंट, इसको भूल जाओ, ऊपर कुछ है, ये कौन है P और ये कौन है Q। तो सर देखो इनका रिजल्ट क्या होगा सर, त्रिभुज की तीसरी भुजा विपरीत दिशा में उन दोनों के परिणाम सदिश को व्यक्त करती है। तो हम लोग यहाँ त्रिभुज नियम की हेल्प भी ले सकते हैं, बस हमने इसको समांतर चतुर्भुज के नियमों में शब्दों में लिख दिया कि समांतर चतुर्भुज नियम के अनुसार क्या कह रहा है। देखो समांतर नियम कहता है कि यदि ये कोई दो वेक्टर आपका, देखो ये कौन है वेक्टर P, ये कौन है आपका P है, और सर ये कौन आपका Q है सर, ये दो वेक्टर है सर, ये आपके दो वेक्टर है सर। अब मुझे इनका परिणामी निकालना है, मुझे इनका क्या निकालना है, परिणामी निकालना है। तो देखो परिणामी निकालने के लिए हम समांतर चतुर्भुज नियम का यूज करेंगे, और ये नियम करने के लिए वो सबसे पहले बोलेगा कि सर यहाँ आप एक समांतर चतुर्भुज बैठ करें। तो देखो समांतर बैठ करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, आप इसको आगे की तरफ ड्रेग करें, हो गया ड्रेग, और सर फिर इसको ज्वाइन करें ऐसे, मतलब आपको समांतर चतुर्भुज बनाना होगा, बना लिया, ठीक है। ये कौन है आपका A, ये कौन है आपका B, और ये कौन है आपका C, और ये कौन है आपका D, ठीक है। मुझे इन दोनों का रिजल्टेंट चाहिए, तो क्या किया सर, सर इसको आगे बढ़ाया, इसको आगे बढ़ाया, और दोनों कट कर रहे हैं, वहां पे समांतर चतुर्भुज हमने बना लिया। अब देखो क्या होगा सर, मुझे इनका रिजल्टेंट चाहिए, तो रिजल्टेंट क्या होगा सर, आप इसमें विकर्ण मैड करें, इसका एक विकर्ण, इसका एक कर्ण या विकर्ण मैड करें सर, जो क्या है सर P और Q के कटान बिंदु से पारित होना चाहिए। ये जो P और ये जो Q है इसे कटान बिंदु से पारित होना चाहिए,
तो सर ये जो आपका है आपका विकर्ण, ये सर इन दोनों के रिजल्टेंट को प्रदर्शित करता है। कैसे? आर इक्वलेंट क्या है सर? वही है P प्लस Q। तो बहुत सिंपल है, समांतर चतुर्भुज नियम के अनुसार यदि समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाएं दो सदिशों को व्यक्त करें तो चतुर्भुज का वह विकर्ण जो कि उन दोनों सदिशों के कटान बिंदु से पारित होता है, सर वो परिणामी सदिश के परिमाण को व्यक्त करता है। और आर इक्विवेलेंट क्या होता है? P प्लस Q से ही रिप्रेजेंट करेंगे। ये है आपका समांतर चतुर्भुज। सर ये कैसे लिख दिया? आर कैसे आया? तो आप त्रिभुज नियम पे आ जाओ। सर ये कौन है? P। सर ये कौन है? Q। तो सर ये भी कौन हुआ? Q। अब आप देखो ये कौन है? P, ये कौन है? Q। तो ये क्या हुआ? R। तो यही तो त्रिभुज नियम है कि यदि त्रिभुज की दो भुजाएं P और Q एक ही दिशा में दो सदिशों को व्यक्त करें तो त्रिभुज की तीसरी भुजा विपरीत दिशा में उन दोनों के परिणामी सदिश को व्यक्त करती है। तो हम इसका रिजल्टेंट त्रिभुज नियम से भी समझ सकते हैं। बाकी हमें नियम को डिफाइन करना आना चाहिए कि समांतर चतुर्भुज नियम क्या है। तो बहुत सिंपल है, समांतर चतुर्भुज नियम के अनुसार यदि समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाएं दो सदिशों व्यक्त करें तो समांतर चतुर्भुज का वह विकर्ण जो कि इन दोनों सदिशों के कटान बिंदु से पारित होता है तो वह उन दोनों सदिशों के परिणामी सदिश को व्यक्त करता है। यही आपका समांतर चतुर्भुज नियम है। ओके, अब सर इसके बाद में जो थर्ड नियम है सर वो क्या है? सर वो है आपका एन बहुभुज नियम। जो थर्ड नियम सर वो क्या है? सर वो है आपका एन बहुभुज नियम। सर ये नियम क्या कहता है? देखो तो एन बहुभुज नियम क्या कहता है? सिंपल सा है। एन बहुभुज नियम ये कहता है कि अगर हम कोई भी बहुभुज लीजिए, ठीक है, आप पंचभुज ले सकते हैं, षष्ठभुज ले सकते हैं, अष्टभुज ले सकते हैं, उसमें कितनी भुजाएं हो सकती है? ठीक है, सपोज करो आपने पंचभुज ले लिया सर, क्या ले लिया सर? पंचभुज ले लो सर, पंचभुज बना लो सर, ये लो आपका पंचभुज हो गया। ठीक है, आप चाहें तो सर षष्ठभुज बना ले तो सर षष्ठभुज बना लीजिए सर, ये आपका षष्ठभुज हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, ये आपका षष्ठभुज हो गया। आप आगे भी बना सकते हैं, तो ये पंचभुज हो गया, षष्ठभुज हो गया, अष्टभुज बना लीजिए। तो कहना चाहता है कि सर किसी भी बहुभुज में जो n भुजाएं होगी, कितनी भुजाएं होगी? n भुजाएं होगी। जैसे यहाँ n की वैल्यू कितनी है? 5 है। यहाँ n की वैल्यू कितनी है? 6 है। अगर आप अष्टभुज बनाए तो सर ये आपका अष्टभुज बन जाएगा। ठीक है, अगर हम अष्टभुज बनाए तो अष्टभुज भी बना सकते हैं सर आप इस तरह से। ठीक है, ये अष्टभुज बन रहा है, अष्टभुज 8 भुजाएं बनानी पड़ेगी तो अष्टभुज भी बनाकर आप उस पे ये एन बहुभुज नियम लगा सकते हैं। तो पंचभुज बना ले, ठीक है, षष्ठभुज बना ले, अष्टभुज बना ले, 4 भुजाओं वाला बना सकते हैं। त्रिभुज नियम पे भी इसमें शामिल हो जाएगा अभी। ठीक है, तो आप देखिए त्रिभुज नियम जो त्रिभुज है आप ये बना ले, ये लो सर। इसमें एन का मान कितना है? 3 भुजाएं हैं। इसमें एन कितना है? 5 है। इसमें एन कितना है? 6 है। तो ये कहना चाहता है कि सर जितने भी उसमें भुजाएं हैं, ठीक है, कोई भी बहुभुज है सर उसमें n भुजाएं होगी। तो ये कहना चाहता है कि अगर उसमें n भुजाएं हैं सर n-1 भुजाएं, क्या कहता है? n-1 भुजाएं एक ही दिशा में अगर n-1 सदिशों को व्यक्त करें, n-1 सदिशों को व्यक्त करें तो बहुभुज की जो अंतिम भुजा है या बहुभुज की जो nवीं भुजा है वो उनके परिणामी सदिश को व्यक्त करे। जो अंतिम भुजा है, ठीक है, वो विपरीत दिशा में उनके परिणामी सदिश को व्यक्त करेगी। कुल मिलाकर कहना यह चाहता है कि जो बहुभुज है उसमें अगर n भुजाएं हैं तो जो उसकी जो n-1 भुजाएं हैं वो तो n-1 सदिशों को व्यक्त करे, और जो बहुभुज की अंतिम भुजा है जो nवीं भुजा है सर वो उनके परिणामी सदिश को व्यक्त करेगी। पर ये जो n-1 भुजा है वो एक ही दिशा में होनी चाहिए, और जो अंतिम भुजा है जो आपकी nवीं भुजा है सर वो उनके विपरीत दिशा में होनी चाहिए। सपोज करो आपको, जैसे सर ये इसकी पहली भुजा है, सर ये सदिश P को दिखा रहा है, सर ये सदिश Q को दिखा रहा है, ये दूसरी भुजा है। तो कितनी भुजाएं थी? 3। तो 3 में से एक कम करो, कितनी भुजा बची? 2। तो 2 किसको दिखाएगी? सदिशों को। तो जो इसकी तीसरी भुजा है या जो इसकी अंतिम भुजा है वो सर विपरीत दिशा किसको दिखाएगी? सर इसके परिणाम सदिश को। तो R इक्विवेलेंट कितना आएगा सर? P प्लस Q। तो ये आपका जो त्रिभुज नियम है सर वो बहुभुज नियम में भी शामिल हो जाता है। कितनी भुजाएं? 3। तो 3 में से एक कम करो, 2 भुजाएं किसको दिखाएगी? सदिशों को। तो जो तीसरी भुजा है या जो अंतिम भुजा है वो किसको दिखाएगी? उसके परिणामी सदिश को। और ये दोनों एक ही दिशा में और ये इसकी विपरीत दिशा में। अब आप यहाँ पे आ जाओ, पंचभुज पे आ जाओ। सर पंचभुज में क्या होगा?
तो वह कहना चाहता है कि इसमें कितनी भुजाएं, 5। तो सर इसकी जो 4 भुजाएं सर ये वाला, जैसे मान लो यहां से ये सदिश P है, ये सदिश कौन है, Q है, ये सदिश कौन है, R है, और ये सदिश कौन है आपका, S है। ठीक है, तो P, Q, R और S। तो ये जो अंतिम भुजा है, ये जो अंतिम भुजा है वो विपरीत दिशा में, ये तो सब एक ही दिशा में होनी चाहिए, और जो अंतिम भुजा है कौन सी है, 5वीं भुजा। आप देख लो कितनी भुजाएं, 5। तो 5 में से 4 तो किसको दिखाएगी, सदिशों को, और 5वीं किसको दिखाएगी, परिणामी सदिश को। और ये चारों एक ही दिशा में, और 5वीं किसमें होनी चाहिए, विपरीत दिशा में। तो बस यही है आपका n बहुभुज नियम। तो यहाँ पे अगर हम लिखें सर ये सपोज करो कौन है, सर ये W है, सर कौन है ये, W है। तो W इक्विवेलेंट कितना आएगा सर, ये आएगा P प्लस Q प्लस R प्लस S। ये लो आप, तो यही है कौन आपका, सर ये है आपका n बहुभुज नियम। अगर सर मैं यहाँ पे लगाऊं तो सर यहाँ कितनी भुजाएं, 6। तो सर इसमें कितनी, 6 है, 6 से कम करो तो 5 भुजाएं, 1 2 3 4 और ये 5। ये 5 भुजाएं 5 सदिशों को दिखाए। तो जो ये अंतिम भुजा है, जो ये आपकी अंतिम भुजा है, कौन से छठी भुजा, क्या को दिखाएगी सर, इन सबके परिणामी सदिश को व्यक्त करेगी। सर ये कौन है आपका R, ये कौन है आपका R है। ठीक है, ये कौन है आपका R है, तो ये परिणामी सदिश होगा सर इन सबका रिजल्टेंट। तो यही आपका n बहुभुज नियम। बहुत सिंपल सा है कि सर n बहुभुज नियम के अनुसार, n बहुभुज नियम के अनुसार यदि किसी बहुभुज की n-1 भुजाएं, कितनी है, n है तो एक कम करना है, 3 है तो 2 भुजाएं, 5 है तो 4 भुजाएं, 6 है तो 5 भुजाएं। ठीक है, n-n भुजाएं तो n-1 भुजाएं ले लीजिए। ठीक है, तो n बहुभुज नियम के अनुसार यदि किसी बहुभुज की n-1 भुजाएं एक ही दिशा में n-1 सदिशों को व्यक्त करें, n-1 सदिशों को व्यक्त करें, तो बहुभुज की nवीं भुजा या फिर अंतिम भुजा विपरीत दिशा में, इन सबकी दिशा एक होगी, विपरीत दिशा में उन सबके परिणामी सदिश को व्यक्त करती है। यही आपका n बहुभुज नियम है। बहुत सिंपल है। n बहुभुज नियम के अनुसार यदि किसी n बहुभुज की n-1 भुजाएं एक ही दिशा में n-1 सदिशों व्यक्त करें, तो बहुभुज की अंतिम भुजा या nवीं भुजा विपरीत दिशा में उनके परिणामी सदिश को व्यक्त करती है। तो इस प्रकार से हमने आपके तीनों नियम आपके सामने रख दिए हैं। पहला नियम क्या था आपका, सदिशों का योग करना सीख रहे हैं, और इसमें हमने क्या सीखा, सबसे पहले हमने त्रिभुज नियम सीखा, फिर हमने समांतर चतुर्भुज नियम सीखा, और थर्ड हमने क्या सीखा, n समांतर त्रिभुज नियम। बहुत सिंपल है, यदि त्रिभुज की 2 भुजाएं एक ही दिशा में 2 सदिशों व्यक्त करें, तो त्रिभुज की तीसरी भुजा विपरीत दिशा में उनके परिणामी सदिश को व्यक्त करती है। और यही नियम कौन कह रहा है, n बहुभुज भी यही है सर, कि यदि किसी बहुभुज की n-1 भुजाएं एक ही दिशा में n-1 सदिशों व्यक्त करें, तो बहुभुज की nवीं भुजा या अंतिम भुजा विपरीत दिशा में उनके परिणाम सदिश को व्यक्त करती है। तो ये त्रिभुज नियम यहाँ भी मैच करता है। इसके बाद में समांतर चतुर्भुज क्या नियम क्या है, तो बहुत सिंपल है। समांतर चतुर्भुज नियम के अनुसार यदि किसी समांतर चतुर्भुज की 2 आसन भुजाएं 2 सदिशों व्यक्त करें, तो समांतर चतुर्भुज का वह विकर्ण जो कि इन दोनों सदिशों के कटान बिंदु से पारित हो, उन दोनों सदिशों के परिणाम सदिश को व्यक्त करता है। तो इस प्रकार से हमने सदिशों का योग से कनेक्टेड 3 नियम समझे, त्रिभुज नियम, समांतर चतुर्भुज नियम और n बहुभुज नियम। ठीक है, अब इस आगे वाले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, इनसे कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, किस टाइप के न्यूमेरिकल यहाँ पे आ सकते हैं, कौन कौन सा केस में हमें कब कब किसको अप्लाई करना है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।